अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। ये घर मेरा है और आप देख रहे होंगे ईद पे अली मुमताज़ यहाँ क्या कर रहा है। ये कोई मेरा ख्याल से बाई रोड आ रहा था, शुजाबाद के करीब रुका, आम की 2-3 पेटियाँ रखी मेरे लिए और लेके मेरे पास आ गया। मैं क्या अब ईद पे आए हो तो खाली हाथों नहीं जाना, खाली हाथ से मुराद है मैंने इसको देना कुछ नहीं था। मैंने कहा प्रोग्राम पे बैठ के ज़रा गुफ्तगू हो जाए। सफ़र काफ़ी किया है, बिलावल भुट्टो के देश में काफ़ी फिरता आया है, लेकिन नाज़रीन को ईद मुबारक है। दिन कौन से पे चल रहा होगा ये सोशल मीडिया ने प्रोग्राम आपको बताना है कि ईद वाले दिन, पहले दिन या दूसरे दिन, ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन ये ईद के तनासब से ये प्रोग्राम है। अली मुमताज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। ईद कैसी गुजरी? आपको भी सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपने कहा कि जी ईद का मौका है और अली मुमताज़ यहाँ पर क्या कर रहा है, तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि आपको इंटरप्ट करके कहूँ, लेकिन मैंने कहा फिर आप ओपनिंग कर लें, फिर बात करते हैं कि ये अज़हर सिद्दीक साहब का घर है, ये मैं हूँ और यहाँ पार्टी हो रही है। वेल डन। यहाँ पार्टी हो रही है। वेल डन। पार्टी ईद पर हो रही है और ईद की जो है मुनासबत से पार्टी हो रही है। क्या और ईद के मौके पर तो हम सबको पता ही है कि बकरा ईद है, बड़ी ईद है, कुर्बानी की ईद है। ख़ुद चूँकि ज़्यादा बकरों की कुर्बानी देते आ रहे हैं तो इसलिए मैंने कहा बकरा ईद है। तो कुर्बानी की ईद है जिसमें कोई ऊँट ज़िबा कर रहा है, कोई बकरा कर रहा है, कोई गाय। तो आप मेरे लिए आम काटने ले आए। देखें, मैं आपके लिए क्या काटने को लेकर आया, मैं तो आपकी जो है वो हौसला अफजाई और आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आया। अच्छा। क्योंकि देखें, जो बड़ी ईद होती है उस पर मर्दों की जो जेब पर बोझ पड़ रहा होता है, छोटी ईद पे भी और बड़ी ईद पे भी। बड़ी ईद पे जरा और नौयत का होता है, छोटी ईद पर अपनी नौयत बकरों का बोझ होता है, बकरों का। और वो ईद छोटी वाली ईद से 10 गुना ज़्यादा होता है। 10 गुना ज़्यादा होता है। अब तो अगर आप जाए ना मवेशी मंडी में जाके आप कोई जानवर ख़रीदने के लिए जाएँ तो वहाँ जाके पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई क्या रेट डॉलर्स में लगा रहे हो, और दूसरी तरफ वो कहता है पाउंड में लगा रहा हूँ, वो पाउंड में लगा रहा हूँ, और दूसरी तरफ जो है वो हमारा ये पाउंड का फॉरेन करेंसी का रेट ऊपर ज़्यादा चला जा रहा है, क्योंकि हमारे वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, क्योंकि कीमतें बहुत बढ़ गई। मिफ्ता इस्माइल, मैं तो खैर ज़रा एहतराम से ही बुलाता हूँ, क्योंकि वज़ीर ख़जाना है। बड़ा कहते हैं ना, कहते हैं मुफ्ता है, मैंने कहा नहीं मिफ्ता है, लड़ाई बड़ी होगी मेरी। देखें ना, उन्होंने कोई चीज़ अब तक मुफ्त दी है, खुद हो सकता है कि मुफ्ते लगाते हों, लेकिन ना कभी उन्होंने कोई चीज़ मुफ्त दी है ना देनी है। अब आप वही देख लें, वो जो उनकी उनकी जो कैंडी लैंड है, तो उसी में आप देख लें कि पहले जो है वो अंदर कितने बिस्किट्स होते थे और अब बिस्किट्स की तादाद क्या होती है। तो उनका तो बस चले कि उसमें हवा भर के दे दें लोगों को कि ये लो हवा पे गुजारा कर लो। और मुझे लगता है कि अगर यही हालात रहे ना तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब लोगों को कहा जाएगा कि जी फ्यूल तो अफोर्ड कर नहीं सकते, गाड़ी का टैंक खोलो, उसमें ताज़ा हवा डलवाओ, बंद करो और चला लो। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको अली मुमताज़, यहाँ बिजली पैदा करने के लिए ना एक टेक्नोलॉजी है जिसमें पानी से ना टरबाइन चलती है, उसमें से हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है, लेकिन वो यहाँ आपका ना सियासतदान आना दे चाहता है ना ब्यूरोक्रेट, पैसे नहीं है ना, माल हालांकि कब्र में लेके जाना है। अच्छा ईद के तनासब से तो आपने बहुत सी बातें मेरे से कर दी, और किसी ने उम्र नहीं पूछी आज तक मुझसे। उम्र किसी ने नहीं पूछी, ना उमर ने उम्र पूछी, ना किसी और ने उम्र पूछी। कहीं मीरा से टाकरा तो नहीं हुआ कभी? आप मीरा से मेरा टाकरा जो है वो अब से कई साल पहले हुआ था, और जब मेरा हुआ था तो मैंने उनसे कहा था, और इत्तेफाक की बात है कि वो बड़ी ईद का ही प्रोग्राम था। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आपको कुकिंग आती है? उन्होंने कहा जी आती है, थोड़ी बहुत मुझे भी कुकिंग आती है। तो मुझे चूँकि पता था तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी बताना शुरू कर दें। जो उन्होंने बताना शुरू किया ना, उसमें आखिर में मैंने उनसे यही कहा कि मैंने कहा ये जो आपने मटन कढ़ाई बनाई है ये क्या इतनी जल्दी बन जाती है और क्या इस तरीके से बनती है? फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं आपको अपनी ना एक कोई आपको मैं नज़म सुनाना चाह रही हूँ, अंग्रेज़ी में थी, तो फ़ोन से उन्होंने देख के सुनाई। फिर वो सुना रही थी, मैं सुन रहा था। और आप सो गए होंगे? नहीं, मैं तो जाग रहा था, लेकिन जो चीज़ मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई हुई थी ना, वो था हंसी को कंट्रोल करना। अच्छा। और आखिर में मुझे कहती हैं हंस क्यों रहे हो? यार कभी ये महसूस नहीं किया कि वो जान के ऐसा करती है? नहीं, वो मुझे उस वक्त तो बिल्कुल लगता था, मुझे लगता था उस वक्त जो है ना, जो उस वक्त की इनकी कंडीशन नेचुरल, मुझे लगता है नेचुरल है, वो उनसे उनके कंट्रोल से बाहर है, लेकिन अब का नहीं पता। अच्छा चलें, चूँकि वजह है कि हम ये बातें तो करते रहेंगे, नाज़रीन ये सुनते ही रहेंगे। नाज़रीन कुछ सियासी बातें गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। आप चूँकि कराची भी फिर के आए, लाहौर का माहौल भी देख रहे हो, और आप इमरान खान के काफ़ी करीब भी हो, मुझे अंदाज़ा इस बात का। आप क्या समझते हो जो ऑपरेशन रजीम चेंज में इमरान खान के साथ जिस किसी ने भी किया,
वो ठीक किया। देखिए इमरान खान साहब के साथ तो किसी ने जो किया वो तो बाद की बात है ना। जो इमरान खान के साथ हुआ उसका जो इफ़ेक्ट है, जो असर है, वो किस पर हुआ? वो मुल्क पर हुआ, मुल्क पर हुआ, अवाम पर हुआ, महंगाई। देखिए इमरान खान, देखिए बिजली शॉर्टेज। मैं आपको एक बात बताता हूँ अज़हर सिद्दीक़ साहब, जब 2018 में ना खान साहब की पार्टी ने नशस्तें जीती और फिर ये इनका नज़र आ रहा था कि हुकूमत बना रहे हैं, तो मैंने इलेक्शन से एक रात पहले एक वीडियो बनाई थी और मैंने लोगों से कहा था, मैंने कहा जी देखो कोई पता नहीं आपको मौका दोबारा मिलता है कि नहीं मिलता, तो कल के रोज़ जो है वो जाकर वोट ज़रूर डालना है और इमरान खान को भी ना मौका एक दफ़ा देना है और देखना है, आजमाना है कि क्या होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था कि जी इस तरह की एक खिचड़ी पकेगी कि इमरान खान साहब भी आ जाएंगे और पार्टी भी हुकूमत में होगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे होंगे क्योंकि उनके जो है वो हाथ पांव बंधे हुए होंगे। और हाथ पांव बंधे हुए इसलिए क्योंकि जब तक आपके पास मेजॉरिटी ना हो और आपको इत्तेहादियों पर डिपेंड करना पड़े तो फिर यही होता है। आपके साथ इत्तेहादी भी आ गए, फिर आपके साथ इलेक्टेबल भी आ गए, बदमाशी भी आ गई आपके साथ। अपने रंग गिरगिट की तरह इलेक्टेबल्स अपने रंग बदलते हैं और अपनी मर्जी करते हैं। तो मैंने उस वक्त खान साहब के बारे में ये कहा था इलेक्शन के बाद कि जी अब उम्मीद करता हूँ कि हमारे ना ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी। वैसे हुई। वो किस तरह हुई? वो इमरान खान साहब, वही बात मैं भी कहने लगा था कि इमरान खान साहब जो है ना, मुशर्रफ साहब से लोगों के लाख इख्तलाफात सही, लेकिन मुशर्रफ साहब को भी अगर आप जाके इंटरनेशनली बात करें ना कि डू यू नो पाकिस्तान, तो वो नाम मुशर्रफ साहब का लेते हैं। बात सही। ठीक है, इसी तरह इमरान खान, ये बात सही। इमरान खान साहब की एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि उन्होंने दुनिया में जहाँ गए हैं उन्होंने जाके ना, जिस तरह एक आप जाकर शहर तारी कर देते हैं, जादुई। मैं खुद अगर बाहर गया हूँ, जब पाकिस्तानी होने का पता लगा है, अब नजर गए कई लोग तो हाथ चूमने को आते थे। अब देखें जब प्रिंस विलियम यहाँ पर आए अपनी एहलिया के साथ, फिर उसके बाद आप देखिए कि जितने भी फॉरेन डिग्नेटरीज हैं, आप गए हैं वहाँ पर। इमरान खान गया है, यानी उनकी फर्स्ट लेडीज तो सीरियल उतारने के लिए लोग, यानी बोरिस जॉनसन ने खुद आके सेल्फी उतारी। यार ये देखे, फिर मैं इंडोनेशिया के हवाले से महातीर को देखो ना, बोरिस जॉनसन कह रहा हो कि जी वो मैंने अपना जो अब इस्तीफा दिया ना, जो मैं फारिग हो गया वो ये इमरान खान की रजीम चेंज जो थी ना, मेरी वजह से। लेकिन यार एक बात है, क्या काम किया था? सिर्फ एक वो SOPs वायलेट किए थे ना। हमारे यहाँ तो आपकी जेब काट के ले जाएं, आपको कत्ल कर जाएं, डाके मार जाएं, दहशतगर्दी कर जाएं, तो आपको पूछने वाला कोई नहीं। आप कहते हैं उसकी तरफ उंगली ना उठाओ। बिल्कुल। अच्छा, हम आगे चलते हैं। मैं सवाल सभी से कर रहा हूँ, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ। ये 20 हल्के में जिनमें इलेक्शन हो रहे हैं, अगर धांधली ना हुई तो इमरान कितनी सीटें लेके जाएगा? सबसे पहले तो ये कि धांधली क्यों नहीं होगी, यानी जो मैं सोच रहा हूँ वही आप धांधली क्यों नहीं होगी? प्री पोल रिगिंग, बदमाशी, ड्रामे, डेवलपमेंट, सब। अच्छा, वो मैंने तो कई दफ़ा जो मैंने बातें आज 2 महीने पहले कह रहा था वो साबित हुई कि डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, कोई टेंडर नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पर काम हो रहे हैं। और वो आपको देखे ना, एक और बात वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस लिया और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि 17 जुलाई तक ये जो 100 यूनिट तक फ्री बिजली वाला मामला, लेकिन वो काम तो कर गया ना। वो काम कर गया। वो इस तरह कर गया कि उन्होंने ये ज़हन में बात डाल दी कि जी अब अगर हमारी हुकूमत रही पंजाब में तो हम ये करके देंगे। तो अब उन्होंने लोगों को बता दिया कि जी ये हमने करना है। तो आप उनको इस तरीके से, ये प्री पोल रिगिंग है बाकायदा, आपने इस तरह के जो ऐलानात किए हैं वो ऐलान भी मुँह से नहीं निकलना चाहिए था, हालांकि वो सारा सेट असाइड करना चाहिए था। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि PTI जो है ना उसमें अच्छे बच्चे बहुत हैं और वो अच्छे बच्चे जो है ना, मजाक अच्छा कर लेते हो नहीं वो अच्छे बच्चे ऐसे हैं कि अब उनको देखें इलेक्शन वाले दिन ना आपको बाकायदा वहाँ पर जाके बदमाशी और गुंडागर्दी करनी पड़ती है, आपको पहरा देना पड़ता है। जिस तरह आपके घर का आपको पहरा देना पड़ता है, इस तरह आपको वहाँ पर उस पोलिंग स्टेशन का पहरा देना पड़ता है। जैसे बच्चों की निगरानी करते हो कि बच्चा बिगड़ ना जाए, किसी बैड कंपनी में चला जाए, यानी इतनी करीब से कुर्बत से आके ये आपको इतना ये मुश्किल काम है। मुझे याद है कि 14 अगस्त 2014 को ना, जब ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब निकले इस्लामाबाद के लिए, तो ये निकले कुछ दोपहर को तकरीबन कोई 1 बजे के करीब। तो मेरी जिम्मेदारी थी वो ये थी, मैं उस वक्त समा में था कि जी आपने ताहिरुल कादरी साहब के साथ होना है। तो मैं वहाँ से लेके इस्लामाबाद तकरीबन कुछ 56 घंटे लगे हमने पहुँचने में। उन 56 घंटों में मैं 1 मिनट के लिए नहीं सोया, इसलिए कि मैं सो गया ना तो मुझसे कोई चीज़, कोई हैपनिंग मिस ना हो। ठीक है। और फिर वहाँ जाके 56 घंटों के बाद जब मैं होटल में जाके आराम करने के लिए गया तो 3-4 घंटे बाद ही मैं दोबारा वापस पहुँच गया कि कहीं कोई खबर मिस ना हो जाए। ये वो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। अब यही चीज़ उस हर शख्स को पोलिंग। अच्छा, आपसे मैं तजवीज़ मांगूँ तो वो क्या करें
चूँकि ईद के फ़ौरन बाद 17 तारीख को इलेक्शन हो जाने हैं, वो क्या 4 बड़े काम करें कि ये इलेक्शन में रिगिंग नहीं हो पाए? लेकिन सबसे पहले तो ये है कि अपने तमाम पोलिंग स्टेशंस पे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बका की जंग है और डू और डाई पोजीशन अपने पूरे मुल्क से अपने तमाम वर्कर्स को लेकर आए, इन हलकों में ले आए, इन हलकों में लेकर आए, उनको तमाम हलकों में कह दें कि जी अगर फ़र्ज़ करें 300 पोलिंग स्टेशन हैं तो यहाँ पर 600 भी नहीं 900 बंदा होगा। फी पोलिंग स्टेशन आपके पास वहाँ पे बंदे हों जो कि पहरा दें, चौकीदारी करें, यहाँ से लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर तक और वहाँ से काउंटिंग से लेकर सब पीछा करें, ताक़ुब करें। और जो वोट वैसे वो तो मैंने अब लगी हुई है मेरी अपना 14 तारीख को जो वोट एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाल दिए, जिंदा को मार दिया, हमारे उनको जिंदा कर दिया, वो पिटीशन मैंने लगवाई हुई है। इलेक्शन कमीशन का किरदार मैं अगर आप देखने लगूँ, आपको आपसे पूछने लगूँ, तो वो हर कोई कहता है कि वो बाइस्ड है, बिल्कुल वो मिला हुआ है। इसको कैसे ठीक करेंगे? इलेक्शन कमीशन को जी ठीक करने का तो सबसे पहला तरीका ये है कि दोबारा हुकूमत में आए। मेरा मतलब है फिर ना ही समझो। ये तो इस तरह है ना कि किसी दुकान पे आप जाएं, उसे कहें यार कितने का दोगे, और आप ऐसा रेट बता देते हैं या वो ऐसा रेट बता देता है कि जिस पर आप उसे कहते हैं कि यार ये तो ना देने वाली बातें कर रहे हो ना। तो ये मैंने बात खैर वो की है क्योंकि उसके अलावा आपके पास और कुछ चारा नहीं है, आप और कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक और कमाल बात है ना कि इलेक्शन कमीशन को आप लगा दें ना, उसको आप हटा नहीं सकते। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज है ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाना है। अनटिल अनलेस आप उसमें अमेंडमेंट नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है, उनका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बदलना पड़ेगा, जाने वाला और आने वाला लीडर ऑफ द हाउस, अब ये क्यों लगाएं भाई? बिल्कुल भी नहीं। हाँ बिल्कुल आज़ाद और खुद मुख्तार चलें। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं अज़हर सिद्दीक़ साहब, हमने फ़ौज में देखा है कि सर्विस में रहते हुए लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, अर्ली रिटायरमेंट हो जाती है। ये जुडिशरी में जजों में ऐसा क्यों नहीं होता? बड़ा सवाल ये, वो क्यों नहीं पहले रिटायरमेंट ले? अच्छा ये वैसे होना तो ये चाहिए, अगर वो जाना चाहे। हाँ कई दफ़ा हमने सुना है कि कभी नहीं गया कोई, लेकिन गया कोई नहीं। वैसे हो सकता कोई हो, एक आध दुका फौत हो जाए तो अलग बात है। हाँ लेकिन ये बात आपने बड़ी ढूंढ के निकाली है यार, बड़ा छक्का मारा है आपने। जाता ही नहीं, ऐसा अड़ जाते हैं वो ये असल में इफ्तिखार चौधरी साहब की जो तहरीक है उसका जो आउटकम है वो यही बात को। प्रोग्राम हमारा ज़्यादा लंबा हो जाना है जी। मैं चाहूँगा कि आप इस बात को अगर सामने रखते हुए इख्तिसार के साथ आप क्या देख रहे हैं कि अगर ज़िमनी इलेक्शन में अगर मैं कह रहा हूँ धांधली ना हो तो पीटीआई 20 में से कितनी सीटें लेके जाएगा? अगर थोड़ी सी धांधली हो तो इतनी सीटें, अगर बहुत धांधली हो तो कितनी सीटें लेके जाएगा? देखें अगर कोई धांधली ना हो तो तकरीबन 16 सीटें जीतेगी, 16 सीटें पीटीआई। अगर थोड़ी सी धांधली हुई तो फिर थोड़ी सी धांधली पे भी बात कहीं तकरीबन कोई 12-13 पर आ जाएगी, और बहुत धांधली हुई तो 5 सीटें। ओह बड़ा कैलकुलेटेड निकाली हुई है। चले प्रोग्राम ज़्यादा लंबा हो जाना है। अच्छा एक और ख़बर है मेरे पास, मैं शरारतन कर रहा हूँ कि मरियम बहुत नाराज़ और नाला है आपसे। अपने बाप से नाराज़ है। अपने बाप से नाराज़? वो इसलिए नाराज़ हैं कि कहती बाप की पार्टी, बाप का वोट बैंक, वज़ीर बन गया शहबाज शरीफ, वज़ीर आला बन गया हमजा शरीफ, ना इसहाक डार आ सका, ना उनका बाप आ सका, सारे वहीं बैठे हुए हैं। और वो एक तीसरी शख्सियत शायद खगान अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं। आप समझते हैं इस भंवर से निकल के जाएगा या बीमारी का बहाना लगा के अगर ये ज़िमनी इलेक्शन में हार जाते हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई यहाँ पंजाब में आ जाती है, तो फिर तो वफाक दूर नज़र नहीं आता, मुझे नज़र नहीं आता। तो ये जो ख्वाब मरीम ने देखा है आपको पूरा होता नज़र आता है? देखिए उनका जो ख्वाब है ना वो बड़ी एम्बिशियस है। अच्छा वो इतनी एम्बिशियस हैं कि अपने एम्बिशन में और अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए वो किसी हद पे भी जा सकती है। जालम देखे ना, वो बड़ी ज़बरदस्त बात है, जालम सियासतदान अपने मकासद को पूरा करने के लिए औलाद को भी दाव पे लगा देते हैं। लेकिन देखें, मुझे जो आप मरीम की तकरीरें सुने, उनका अंदाज़े बयान सुने आप, और उनका जो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं, उससे यही लगता है कि भाई शी इज़ ऑन अ मिशन। और उनको जो है ना देखें, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो डाउनफॉल या डिप आया वो कब से आया?
वो आया कि जब मरीम नवाज़ साहिबा वहाँ पर PM हाउस में थी और वहाँ से मीडिया सेल चला रही थी, और फिर ये डॉन लीक्स वाला मामला आया और फिर वहाँ से चीज़ें जो हैं वो डाउन मेन बेस वही बनी। लेकिन ये कि मरीम नवाज़ को साइडलाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और नवाज़ शरीफ साहब भी मजबूर हैं, बेबस हैं, क्योंकि अब वो वहाँ पर रह रहे हैं और अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। तो यहाँ पर फिर हमज़ा और उधर शहबाज शरीफ साहब दोनों अपने अपनी जगहों पर जो है वो अपनी अपनी इनिंग्स खेल रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगा, आप चूँकि बड़े करीब हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के और उनकी फ़ैमिली के, तो अगर PTI 16 नशिस्तें जीत जाती है तो क्या तब भी चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही होंगे? बिल्कुल ऐसा ही है जी। जो मेरे तक इतला है, जो इन्फॉर्मेशन है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने जिस आसान तरीके से यहाँ पंजाब को चलाया है ना इस मुश्किल के वक्त में, वो समझते हैं कि सारे निज़ाम को ठीक करने के लिए को बंदा ऐसा चाहिए। तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही होंगे अनटिल अनलेस कुछ जादू ना हो जाए। बस मैं उससे आगे नहीं बताना, कोई जादू ना हो जाए। मैं फिर कभी इस पे बात करेंगे, मतलब नहीं अभी नहीं, अभी टू बी कंटिन्यू। मेरे से अब एक और बड़ा अहम सवाल, अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के आप इतने करीब हैं और आप माशाल्लाह ऐसे काबिल वकील हैं कि जो किसी भी इशू पे जो है ना, वो जिस तरह हमने ना वो एक मैंने सीरीज़ देखी थी, आपने भी देखी होगी, सूट्स के नाम से, बड़ी कमाल थी, बड़े क्रॉस, और उसमें ये प्रो बोनो और ये सारे के, तो आप वो काम पाकिस्तान में जो है ना वो आप हार्वी आप हैं पाकिस्तान में, हार्वी आप हैं, तो आप कमाल के केसेस को भी जाके पिटिशन फाइल करते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है, ये एक अवामी सवाल है, और देखिए ना हमजा शहबाज ने भी कहा था कि वो बच्चे का जिक्र अक्सर करते थे वज़ीर आला बनने से पहले, और कायदे ऐवान भी मुंतखब हुए तो तकरीर में कहा कि वो बच्चा सारी रात रोता रहा और उसके घर वालों के पास पैसे नहीं थे उसको दूध पिलाने के। तो कभी आपने सोचा कि आप ये जो आजकल जो है एक बड़ा ज़बरदस्त दूध है वो महंगा होता जा रहा है दिन ब दिन, तो आप एक पिटिशन फाइल करें? अच्छा मैं समझ गया, अब मैं समझ गया, राज ही में रहने दे। चले नाज़रीन, ये मजाक में बहुत सीरियस बातें कर गया, लेकिन हमारा जो मूड है ये ईद का है, मजाक का, ये बड़े मजाकी है, ये बहुत मजाकी हो ये तुम। चलें, इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।